हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 4 एनर्जी का लेसन नंबर 14 थर्मल एनर्जी का बचा हुआ पार्ट आज कवर करने वाले हैं जो फिजिक्स का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study another interesting topic, which is effects of heat. Let's see what is this. When a body is heated, changes may occur in some of its properties. These changes are the effects of heat. Some of the effects of heat, as you might have observed, are जब एक बॉडी हीट होता है तो ये इसका जो चेंजेस होता है उसकी प्रॉपर्टीज में होते रहता है। ये चेंजेस हीट को इफेक्ट करता है और इसके जो इफेक्ट्स है हीट के वो आपने ऑब्जर्व किया होगा। राइज इन टेम्परेचर, व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई इट अपीयर्स वार्मर व्हेन टच्ड। जब एक बॉडी हीट होता है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, मीन्स हाई होता है। इसलिए जब हम लोग किसी भी वार्म बॉडी को टच करते हैं तो कैसा लगता है, हम लोग को गर्म लगता है। Next subtopic is change of state. When heat is supplied to a substance in solid state, its temperature rises till at a particular temperature. It may change into its liquid state without any further change in its temperature. This characteristic constant temperature at which a solid changes into its liquid state is called melting point of the solid. The melting point of a substance is a characteristic constant value and different substances may have different values of melting points. जब हीट सप्लाई होता है किसी भी सब्सटेंस में सॉलिड स्टेट में तो उसका टेम्परेचर होता है वो राइज होता है जब तक के लिए वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंच नहीं जाए और उसका जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज ना हो जाए अपने टेम्परेचर पे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट टेम्परेचर का, जब एक सॉलिड चेंज होता है अपने लिक्विड स्टेट में तो इसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का वो कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट वैल्यू पे होता है और इसका जो डिफरेंट सब्सटेंस है उसके जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के। मींस एक जो सॉलिड मान लिया जाए कि हमारा जो आइस है वो जिस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो हमारा आयरन है उसको भी हम लोग सेम टेम्परेचर पे मेल्ट करें। इट मीन्स जो दो अलग पार्टिकुलर सॉलिड को हम लोग को मेल्ट करने के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। Conversion of a solid into its liquid state at its melting point is called change of state from solid to liquid. Fusion, and the heat that is transferred to the substance during melting is called latent heat of fusion because it does not become apparent in the form of rising temperature. Latent heat of fusion of a solid substance is defined as the amount of heat in joules required to convert 1 kg of the substance from solid to liquid state at its melting point. तो जो कन्वर्जन है सॉलिड का लिक्विड स्टेट में उसे मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है और इसे क्या बोला जाता है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसे फ्यूजन भी बोला जाता है जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफर होता है सबस्टेंस से ड्यूरिंग मेल्टिंग और इसे बोला जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि ये जो अपेरेंट नहीं बनता तो जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, राइज हो जाता है। और जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सॉलिड का सब्सटेंस को उसे हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, उसे हम लोग डिफाइन करेंगे एज द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg of the substance from solid to liquid state at its melting point. So here is your definition of latent heat of fusion. जब एक solid substance को क्या होता है, हम लोग जब उसे मेल्ट करना चाहे तो उसका जो अमाउंट ऑफ हीट है वो रिक्वायर कितना होगा, 1 kg सब्सटेंस को सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने का अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। ये हो गया क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Similarly, when heat is supplied to a substance in liquid state, its temperature rises, but there is a possibility that it changes into its various vapor state at a constant temperature. The heat supplied in this case is called latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization of a liquid is defined as the amount of heat in joules required to convert 1 kg of the substance from its liquid to gaseous state at a constant temperature. Latent heats of vaporization of different substances are also different.
उसी तरह जब हीट सप्लाई होता है किसी भी सब्सटेंस को, जो लिक्विड स्टेट से टेम्परेचर उसका राइज होता है, उसका जो पॉसिबिलिटी होता है वो चेंज हो जाता है अपने वेपर स्टेट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये जो हीट सप्लाई है इस केस में से क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप ध्यान रखो, हम लोग इससे पहले लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े थे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या रहता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट पे, लेकिन जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो 1 kg जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रहा है। सो देयर इज द difference between latent heat of fusion as well as latent heat of vaporization. It may be noted that vaporization may take place in two different ways. First, evaporation from the surface of a liquid at any temperature, and the second one is boiling of the whole mass of the liquid at a constant temperature called boiling point of the liquid. Boiling points of different liquids may also be different. तो ये नोट किया गया है कि जो वेपोराइजेशन है वो दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट जो है कि जो एवापोरेशन है वो सरफेस पे होगा लिक्विड का और किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, और जो नेक्स्ट है कि जो बॉइलिंग होगा वो होल मास होगा लिक्विड का, और वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस लिक्विड का। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिफरेंट होता है हर एक लिक्विड का। एंड this is the table 14.1 which shows melting, boiling points, latent heat of fusion and latent heat of vaporization of some materials. तो यहाँ पे कुछ materials का जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, एयर, मर्क्यूरी, प्योर वाटर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, latent heat of fusion, boiling point and latent heat of vaporization। इस चार्ट से बस इतना समझ में आ रहा है कि जो जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर latent heat of fusion और वेपोराइजेशन या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। This may again be noted that on cooling change of state may take place in reverse order. The chart given below illustrate the various events of change of state. तो ये जो हम लोग से क्या नोट किया कि जो कूलिंग चेंज है वो स्टेट किसी भी स्टेट का वो क्या होता है हम लोग से रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, और जो चार्ट नीचे दिया गया है उससे हम लोग वेरियस इवेंट्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट को इलस्ट्रेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द चार्ट चेंज ऑफ स्टेट। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी भी स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हो। आप सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट बना सकते हो, लिक्विड स्टेट बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, हीट करके बना सकते हो और मेल्ट करके बना सकते हो, वेपोराइज करके बना सकते हो। तो आप एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। टेक अ मेटालिक रिंग fitted with a handle and a sphere of the same metal fitted with a chain such that the sphere just passes through the ring. Now heat the sphere in steam for some time and place it over the ring. Does it pass through the ring now? It doesn't. Obviously, the size of the sphere has increased on heating. In fact, every material except water which contracts on heating from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius expands on heating. The increase in the size of a body on heating is called thermal expansion. Let's see what is thermal expansion. आपको क्या करना है, एक मेटालिक रिंग लेना है जो कि फिट होगा एक हैंडल के साथ स्फीयर में, और उसका जो मेटल फिट होगा वो सेम होगा और उसका जो चेन होगा वो इस तरह से होगी, जो स्फीयर वो जस्ट पास रिंग से कर रहा होगा, जैसे कि फिगर 14.5 में शो किया गया। अब क्या करना है, आपको उसको हीट करना है स्फीयर को स्टीम में कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको क्या करना है रिंग के ऊपर में उसको प्लेस करना है। तो क्या ये पास हो जाएगा रिंग से? नहीं होगा, क्योंकि जो साइज है स्फीयर का वो इंक्रीज हो गया है हीट करने पे। इनफैक्ट जितने भी मटेरियल है सिर्फ वाटर को छोड़ के वो एक्सपैंड करते हैं हीटिंग पे। So the increase in the size of a body on heating is called thermal expansion, and here is your definition of thermal expansion, which is the increase in the size of a body on heating is called thermal expansion. जब किसी बॉडी को आप हीट करते हो और वो इंक्रीज हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ दैट बॉडी। The expansion of different materials is normally different. The fact can be noticed with the help of a bimetallic strip. A bimetallic strip is a strip having two layers of two different metals, one over the other. Consider the bimetallic strip made of steel and aluminium. When we clamp one end of the strip and heat it uniformly with the help of a Bunsen burner, it bends with aluminium layer outward. This clearly shows that aluminium has increased in length more than steel and caused bending. तो ये जो एक्सपेंसिविटी है जिसमें एक्सपेंशन और डिफरेंट मटेरियल्स का वो नॉर्मली डिफरेंट होता है एक दूसरे से, और ये जो फैक्ट है हम लोग इसे इजीली नोटिस कर सकते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप के द्वारा। एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप लो और उसको क्या करना है, जिसका टू लेयर होना चाहिए, जिस एक जो मेटल है वो दूसरे मेटल के ऊपर में चढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें हम लोग को क्या करना है, जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है जो कि
दो लेयर, उसका एक स्टील से बना और दूसरा लेयर एल्यूमिनियम से बना। अब उसको क्या करना है कि हमें इसे बुनसेन बर्नर की हेल्प से यूनिफॉर्मली हीट करना है। तो क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम लेयर है वो आउटवर्ड में बेंड हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है हम लोग को, क्लियरली ये शो कर रहा है कि जो एल्यूमिनियम है वो इंक्रीज हो गया अपने लेंथ में स्टील से, और ये इसके कारण बेंडिंग हुआ एल्यूमिनियम में। It can be seen that increase in length of a metallic bar will be more for a longer bar and also for a greater rise in temperature of the same bar. Let us consider a metallic bar of length LO at temperature 0 degrees Celsius. Increase its length. Heat L at temperature heat T is given by. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इंक्रीज क्या देखना है कि जो इंक्रीज है लेंथ का मेटेलिक बार में वो लॉन्गर बार के लिए भी हो सकता है, और जब उसका टेम्परेचर हम लोग ग्रेड करेंगे, राइज करवाएंगे, तो सेम बार का क्या होगा वो उसका टेम्परेचर में राइज हो जाएगा। हम लोग को एक मेटेलिक बार को लेना है जिसका लेंथ कितना होना चाहिए, एलओ होना चाहिए, और इसका जो टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, गिवन 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो डेल्टा एल और इसका जो टेम्परेचर है टी वो गिवन है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो अल्फा है वो एक कांस्टेंट है मटेरियल ऑफ द बार इज कॉल्ड एज द लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ द बार। इसमें जो अल्फा है वो क्या दिखा रहा है, एक कांस्टेंट है मटेरियल के लिए, बार के लिए, और इसे लीनियर एक्सपेंसिविटी ऑफ दैट बार बोलेंगे। The linear expansivity or coefficient of linear expansion of a material is defined as the change in length per unit original length per degree Celsius rise in temperature. The SI unit of coefficient of expansion is per Kelvin, which is same as per degree Celsius in magnitude. ये जो linear expansivity है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जो coefficient है उस linear expansion का, तो मटेरियल जो है वो डिफाइन कैसे किया जाएगा, उसमें जो चेंज है लेंथ का पर यूनिट ऑरिजिनल लेंथ से, या फिर जो पर डिग्री सेल्सियस जो राइज हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है, और जिसका ऐसा यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का वो है पर केल्विन, जो कि सेम है पर डिग्री सेल्सियस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड। अ पीस ऑफ सॉलिड may expand along length, breadth and height simultaneously. Hence, there will be an increase in its volume with temperature. तो जो पीस है सॉलिड का वो एक्सपेंड कर सकता है अपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट से सिमिल्टेनियसली। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इंक्रीज है उसका वॉल्यूम में वो टेम्परेचर के साथ होता है। The volume expansivity of material may be defined as change in volume per unit original volume per degree Celsius rise in temperature. जो ये वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी है किसी भी मटेरियल को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उसका जो वॉल्यूम है पर यूनिट ओरिजिनल में वो जो चेंज हो रहा है due to respect of volume per degree Celsius rise in temperature. The value of coefficient linear expansion alpha and the coefficient value of expansion lambda of same materials are given. तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है गया है कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन का और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का, जो कि टेबल 14.2 में शो किया गया है। वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सम कॉमन सबस्टेंसेस। And here are some materials which have coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion, and the materials are quartz, steel, iron, brass, silver, aluminum and lead. Okay, and the table clearly shows that expansivity of solids is very small, therefore we cannot see and measure expansion of solids easily, but liquids expand much more than solids and gases many times more than liquids, and so we can see expansion of liquids and gases easily. However, since liquids and gases do not have a definite shape, it will be volume expansibility only relevant for fluids. तो ये जो टेबल है वो क्लियरली क्या सोल्व कर रहा है, जो एक्सपेंसिविटी है सॉलिड का वो थोड़ा बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग जो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है उसे हम लोग इजिली नोटिस नहीं कर पाते। जो लेकिन लिक्विड है वो एक्सपेंड होता है सॉलिड से ज़्यादा, और जो गैसेस है वो लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड करता है, इसलिए हम लोग लिक्विड और गैसेस के एक्सपेंशन को इजिली नोट करते हैं या फिर नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ लिक्विड और जो गैसेस है उनका जो डिफरेंट शेप होता है तो उसकी जो वॉल्यूम एक्सपेंसिबिलिटी है वो सिर्फ उस फ्लड से रेलिवेंट होते हैं। एंड लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 14.1 डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। हम लोग यहाँ पे लिक्विड्स के एक्सपेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। टेक अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल, से एन इंजेक्शन बॉटल, फिल इट विथ वाटर अप टू द ब्रिम, मेक अ स्मॉल होल इन its cork and insert a thin transparent plastic pipe in it. Say a used up empty ball can refill so that the lower end of the pipe dips in water and water rises in the pipe up to a certain height. Mark the level of water in the pipe indicated as A
Now, heat the bottle. What do you find? Does the level of water in the pipe come down? Why so? Keep on heating the bottle. Does the level of water start increasing after reaching a certain minimum level B? Does it shoot off the initial position A and rises further up to the height C? Why so? Can you infer from this experiment that water expands more than glass for the same temperature rise? आपको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेना होगा, उसको आपको वाटर के साथ फिल करना होगा प्रीम तक, उसके बाद एक होल बनाना होगा जिसमें जो कॉर्क है उसको उसमें सेट करना है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाइप। आप ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाइप आप एक एम्प्टी जो बॉल पेन का जो रिफिल होता है उसका भी ले सकते हो, उसका पाइप बना सकते हो। आप जिसका जो लोअर एंड है पाइप का वो पानी में डीप होना चाहिए और जो वाटर है वो पाइप के सर्टेन हाइट तक राइज होना चाहिए। अब आपको उस वाटर के लेवल को मार्क करना है, यहाँ पे आप ए इंडिकेट कर दो। अब आपको उस वाटर को हीट करना, आप लोग क्या पाओगे कि जो लेवल है वाटर का क्या वो नीचे है, ऐसा क्यों है? आप वाटर को आप हीट करते रहो तो जो वाटर का जो लेवल है क्या वो स्टार्ट हो गया इंक्रीज करना और सर्टेन मिनिमम लेवल बी तक। तो ये क्या दिखाता है? डज इट शूट ऑफ द इनिशियल पोजीशन? क्या ये इनिशियल पोजीशन को शूट ऑफ कर रहा है जो ए पे था, या फिर ये फर्दर हाइट पे सी एक न्यू हाइट बना लिया, राइज अप हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को इन्फर कर सकते हो कि जो वाटर है वो एक ग्लास में ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है जबकि वहां का जो टेम्परेचर है वो सेम राइज हो रहा है? सो आप इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो कि जो एक्सपेंशन है लिक्विड का वो किस तरह से हो रहा है। वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में रखिए, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, सारे इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।